Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 23rd of March 2022. 23 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से केवल एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जैसा कि 1000 लाइक्स का टारगेट डेली रहता है, तो प्लीज़ उतना हमको रीच करने में मदद करिएगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड जो लोग नए हैं चैनल पे दे कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द आइकन्स विच आर देयर। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपकी मदद करेंगे। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिख रहे होंगे। पहला स्टेटमेंट कहता है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एन इंडियन स्टेट इज कन्फाइंड टू द लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द एट शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, गलत है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशंस टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है प्रेसिडेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एंट्री इन द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू एंड थ्री या वन एंड थ्री। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैव द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा इन देयर अपॉइंटमेंट कमिटीज। इनमें से कौन सी बॉडी है जिसमें अपॉइंटमेंट कमिटी में लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा उसका मेंबर रहता है। ठीक है ना। तो आपको ये इसका आंसर भी बताना है। तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस। आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब आप अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मेरे को आंसर बताइएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप बताइएगा कितने आपने सही किए। पहला सवाल मैंने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था और दो स्टेटमेंट दिए थे। देखो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है ऑफ ए स्टेट में अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेजेस इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ठीक है ना। तो कोई भी स्टेट कोई भी लैंग्वेज को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की बना सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो 8 शेड्यूल में से लैंग्वेजेस हो। ठीक है ना। तो द चॉइस ऑफ द स्टेट इज नॉट लिमिटेड टू द लैंग्वेजेस इन्यूमरेटेड इन द 8th शेड्यूल। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं वही ऑफिशियल लैंग्वेज बन सकती हैं, वो गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट स्टेट। ये भी गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करता है कि कौन सा स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगी। तो दोनों स्टेटमेंट जो आपके वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपसे, वो पूछा था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उसमें आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन प्रिविलेजेस एंड कंसेशंस टू द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 341 जब आप पढ़ेंगे तो इट प्रोवाइड्स दैट टू द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो लिखा था कि प्रेसिडेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एरिया इन द एनी एंट्री इन द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज पार्लियामेंट अलोन इज वेस्टेड विद दिस पावर। ठीक है ना। तो ये पावर किसी एरिया को, किसी एंट्री को शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में डालना या हटाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा स्टेटमेंट जो था कि देयर इज प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है केवल लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट। 1 एकमात्र स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट रहेगा। ठीक है ना। तीसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी अपॉइंटमेंट कमेटी में लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा जो रहता है वो मेंबर रहता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा NHRC। आंसर विल बी NHRC ए। जब आप NHRC का बॉडी पढ़ेंगे तो उसमें अपॉइंटमेंट कमेटी के लिए 6 मेंबर आते हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा रहते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा रहते हैं, एंड आपका सेंट्रल होम मिनिस्टर रहते हैं। तो ये आपके 6 मेंबर्स हो जाते हैं इन द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ NHRC। ठीक है ना। तो वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा भी रहते हैं। तो दीज आर द 3 क्वेश्चन। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। एंड आप लोग बताइएगा कि कितने आपने सही किए थे इन 3 सवालों में। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है देयर हैज बीन अ प्रपोजल टू सेट अप ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विसेज। अब एक प्रपोजल आया है कि ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस को सेटअप किया जाए। आज का एडिटोरियल BC पे है, मैं आपको बता दूंगा।
आपको बताना है हाउ मच डू यू एग्री विद द व्यू, आपको ये व्यू कैसा लगता है कि एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस होनी चाहिए। गिव रीजंस फॉर योर व्यू पॉइंट, आपको अपने व्यू पॉइंट के लिए रीजंस देने, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और दूसरा कि अगर हाँ एक नहीं होनी चाहिए ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस तो आपको बताना है क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यू हैव टू गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर्स एंड ऑल। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो ये आज का मेंस क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आप ट्राई करेंगे, इसको लिखने का ट्राई करेंगे। एडिटोरियल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो काफ़ी पॉइंट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस को। सबसे पहली फ्रंट पेज की जो न्यूज़ है वो देख सकते हैं आप लोग। फ्यूल प्राइस हाइक स्पार्क्स अप्रोवर इन द पार्लियामेंट। तो ये कंटिन्यूसली दूसरा दिन है जबकि फ्यूल प्राइस को बढ़ाया जा रहा है। अब देखो सबसे पहले अपने को रीज़न समझने हैं, अपने को जानना है बात की जड़ तक। तो क्या होता है जब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो वहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना याद है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ आया है, कितना अंडरस्टैंड आपने किया है, कितना आपको बिल्कुल वर्ल्ड और इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पता है, वर्ल्ड एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता है। देखो सबसे पहली बात, आपको पहले भी ये रीज़न पता है, फ्यूल प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। फ्यूल प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी चीज़ की प्राइस कब बढ़ती है, जब दो रीजंस होते हैं। उसके दो रीजंस हो सकते हैं, एक या तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आइदर द डिमांड हैज़ इंक्रीज अलॉट, एंड सेकंड इज आइदर द सप्लाई हैज़ रिड्यूस, ठीक है ना। डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी या सप्लाई बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। इस केस में जो अभी का प्रेजेंट केस है वो क्या रीज़न है, उसका रीज़न है कि सप्लाई थोड़ा रिड्यूस हो गई है। अब सप्लाई रिड्यूस क्यों हो गई है, ऑब्वियस सी बात है, जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने सैंक्शंस लगा दिए। रशिया के ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब धीरे धीरे कम होने लगा। जैसे ही रशिया का ऑयल मार्केट से हटा, ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि रशिया एक प्रोमिनेंट ओपेक प्लस मेंबर है ना। ओपेक प्लस मेंबर है ना, रशिया नॉन ओपेक कंट्रीज में आता है जो कि ओपेक की उसमें रहता है, तो इसलिए ओपेक प्लस मेंबर्स में रशिया आता है। तो ये बहुत प्रोमिनेंट मेंबर है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है ऑयल का भी, नेचुरल गैस का भी। तो ऐसे में एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स है कंट्रीज़ की वो तो कम नहीं होगी, वो तो एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी रहेगी, क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट उतनी रहेगी। हाँ, लेकिन जो एक बहुत बड़ा जो सप्लायर था वो मार्केट से हट गया। जैसे ही वो मार्केट से हटा, ऑब्वियस सी बात है सप्लाई क्रंच आएगा, सप्लाई क्रंच जब आएगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। अब ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसका रीज़न क्या होता है, ऑयल से ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन जुड़ा होता है। आपको पता है कि ऑयल से क्या जुड़ा है, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर ऑयल का कॉस्ट बढ़ेगा, इसका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन पे क्या डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्टेशन में आपका पूरा का पूरा रिटेल मार्केट, पूरा का पूरा सप्लाई चेन, सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, वो आपके ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट है। तो जैसे ही ट्रांसपोर्ट का प्राइस बढ़ेगा वैसे ही सारी जो कमोडिटीज़ हैं, सारी जो कमोडिटीज़ आपका आइदर रोडवेज के थ्रू और फ्रीट कैरियर के थ्रू और कार्गो वेसल्स के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उन सभी का प्राइसेस आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। और जैसे ही सारे प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इन्फ्लेशन। देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। इसीलिए ग्लोबल इन्फ्लेशन का टाइम है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन हो रहा है इस समय, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में प्राइसेस के बढ़ने का, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटीज भी पता होनी चाहिए। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन है और स्लो डाउन, ऑब्वियस सी बात है। देखो क्या होता है, बहुत सब लोग तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। अब जिसको नहीं मिला वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी, और जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस रुकेगी तो क्या होगा, एक स्लो डाउन होगा। देयर विल बी अ स्लो डाउन। या फिर देखो थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा तो भी स्लो डाउन होगा, क्योंकि ग्लोबल उनकी जो डिमांड है वो तो पूरी नहीं मीट हो पा रही है। जब पूरी मीट नहीं हो पाएगी तो पहले जैसा जो प्रोडक्शन था वो भी नहीं हो पाएगा, इसलिए एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक रिसेशन का पीरियड भी बोलते हैं। आज के न्यूज़ में रिसेशन का भी टॉपिक आया है, ये ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वॉर ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। तो ये वही टाइम पीरियड है, स्लो डाउन का टाइम पीरियड है, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, और जब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, जब कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो कई लोग वेट करेंगे कि ठीक है यार अभी, जैसे मान लो अगर आप लोग ने देखा हो तो जो लोग घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, घर का कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ हो रहा था, जहाँ जहाँ रियल एस्टेट चल रहा था, वो सारा काम रुक गया। क्यों, क्योंकि मेटल की प्राइसेस डबल हो गई है ना। आप सबको पता है कि रशिया यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मेटल एंड ऑल, इसलिए मेटल्स की प्राइस डबल हो गई, लोहे की जो सरिया है इन सब की प्राइस डबल हो गई है पूरे। तो आप ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्शन कहाँ करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे कि ठीक है थोड़ा मार्केट रेगुलर हो जाए, थोड़ा ईजी हो जाए,
तो उसके बाद हम काम करें। तो इसी कारण से क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि ये जो रिसेशन है, स्लो डाउन है, ये सब इसी कारण से आता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखो लॉजिक समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ कितनी भी कोशिश कर लूँ स्पून फीडिंग करके आपको बस इतना बता दूँ कि ऐसा है वैसा है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊँगा तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा। अगली न्यूज़ आप देख सकते हैं, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स एमसीडी रीयूनिफिकेशन बिल। अब यहाँ पे क्या है, यूनियन कैबिनेट ने एक क्लियर किया है बिल जो कि प्रपोज करता है टू यूनिफाई द 3 सिविक बॉडीज इन दिल्ली। दिल्ली की 3 सिविक बॉडीज जो है उनको यूनिफाई करने का काम जो है वो शुरू कर दिया है पार्लियामेंट ने, और इसके लिए उन्होंने यूनियन कैबिनेट ने एक बिल भी पास किया है, एक बिल को क्लियर किया है, नॉट पास, दे हैव क्लियर्ड द बिल, जो कि है टू यूनिफाई द 3 सिविक बॉडीज इन दिल्ली, यूनिफाई द 3 सिविक बॉडीज इन दिल्ली। ठीक है ना, इसका नाम क्या रहेगा, द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022। इसका नाम रहेगा द दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022, और इसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। इसको पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। अमेंडमेंट क्या प्रपोज करता है, अमेंडमेंट प्रपोज करता है यूनिफिकेशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली, यूनिफिकेशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली, जिसमें कि आपका आता है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखो क्या है, अभी जो दिल्ली का है सिस्टम, उसमें जो सिविल बॉडीज हैं ये ना, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और एक है ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और आपका ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनको ट्राइफरकेट किया गया था 2012 में, 2012 में इनको अलग किया गया था एक्चुअली में। और लेकिन दिक्कत क्या हुई, जो डिवीज़न हुआ वो इतना अनइवन हुआ। अनइवन कैसे, देखो क्या होता है, जब मैं मान लो मैं 2 रीजन्स हैं यहाँ पे, इनको डिवाइड करो, तो मैं डिवाइड जब करूँगा तो कोशिश क्या करूँगा कि यहाँ जो पॉपुलेशन है वही पॉपुलेशन लगभग यहीं हो, यहाँ हो, है ना, ऐसे डिवाइड होगा ना भाई। अगर 4 रोटी है तो उनको 2-2 रोटीज़ में डिवाइड करेंगे ना, या एक एक की 4 ग्रुप बनाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि 3 और 1 का ग्रुप बना देंगे आप। ये कौन सा डिवीज़न हुआ, 1:3 का कोई डिवीज़न तो नहीं माना जाएगा। डिवीज़न क्या होता है प्रॉपर, जब हम उसको इक्वल पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ आइदर पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज जो भी है। तो इस कारण से क्या हुआ, हमने जब डिवीज़न किया यहाँ पे नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में, तो बहुत ज़्यादा गैप रह गया। गैप किस में रह गया, रिसोर्स अवेलेबिलिटी में बहुत ज़्यादा गैप रह गया इन तीनों कॉर्पोरेशंस का, और इनके ऑब्लिगेशंस में भी गैप रह गया। इसीलिए बेसिकली क्या है, जो ये गैप है वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। इस कारण से इन्होंने डिसाइड किया है, द कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू यूनिफाई दिस, बेसिकली इसको यूनिफाई करने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा अब ये क्या बेसिकली करना चाहती है गवर्नमेंट, व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। तो इस बिल के अभी बिल आया नहीं है, अभी तो जस्ट एक स्टार्टिंग है, तो आपको बस इतना समझना है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ है। ठीक है ना, लास्ट पे आते हैं, थोड़ा लास्ट से देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। बहुत सारी न्यूज़ है आज, बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आइटम्स आए हैं, एक एक करके अपन देखेंगे। स्पोर्ट्स में तो ऐसा कुछ नहीं, हाँ इंडिया की जो विमेंस टीम है वो काफ़ी अच्छा खेल रही है, उन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया है। अभी भी सेमीफाइनल के रेस में हम हैं, वी आर स्टिल इन द रेस ऑफ सेमीफाइनल, तो लेट्स प्रे देख के हम जीत जाएं। न्यूज़ है, गवर्नमेंट रेजेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ जूट। तो जूट की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है। अब देखो यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आया, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात देखो, सबसे बेसिक फैक्ट्स बता दूँ, फिर मैं पूरा टॉपिक तो आपको बताऊंगा ही। एमएसपी का कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। पहली चीज़ आपको ये समझना है कि देयर इज नो लॉ दैट स्पेसिफाइज दैट की गवर्नमेंट को एमएसपी देनी है। इट इज जस्ट ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट दैट द फार्मर्स आर गेटिंग द एमएसपीज। ठीक है ना, तो पहली चीज आपको याद रखना कि अगर आपको यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए बोले कि एमएसपी का जो प्रोविजन है वो इस एक्ट में है या फला एक्ट में है या ढिमकाना एक्ट में है, तो वहां पे आपको स्ट्रैप में नहीं फंसना है। किसी भी एक्ट में या किसी भी स्टैट्यूट में इसका एमएसपी का जिक्र नहीं है, मेंशन नहीं है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी चीज, एमएसपी के लिए जो रिकमेंडेशन है वो एक बॉडी देती है जिसका नाम है CACP। याद रखिएगा, देयर इज अ बॉडी विच गिव्स द रिकमेंडेशन ऑफ एमएसपी। एमएसपी कितना देना है, क्या देना है, इसका रिकमेंडेशन देना है, वो कौन देता है, वो देती है CACP। द बॉडी इज CACP। ठीक है ना, एंड CACP जो है आपका, उसको बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस बोलते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस जो है CACP,
वो आपका देता है। और ये बेसिकली 1985 से इसका नाम CACP पड़ा। इसके पहले इसको एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बोला जाता था, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता था पहले? एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बोला जाता था। और वैसे ये सेटअप कब हुई थी? 1965 में। तो CACP के बारे में एक फैक्ट ये याद रखिएगा कि 1965 में ये सेटअप हुई थी। और जब सेटअप हुई थी तब इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन, एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन। और 1985 से इसको CACP कहने लगे। क्या बोलने लगे? 1985 से CACP बोलने लगे, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन को बाद में कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस कहते थे। और इसी को बेसिकली क्या नाम दिया गया? CACP 1985 से। बनी कब थी? 1965 में। तो कुल मिलाकर के इसका जो रिकमेंडेशन है कौन देता है? CACP देता है। इसका जो अप्रूवल है यानी कि MSP का अप्रूवल कौन देता है? CCEA। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अप्रूवल कौन देता है, अप्रूव्ड बाय। तो अप्रूवल देता है CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो 3 फैक्ट तो ये बेसिक याद रखिएगा। शुगर केन के केस में MSP को हम FRP बोलते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ MSP जो होता है वो 23 क्रॉप्स में मिलता है। 23 क्रॉप्स आर देयर जहाँ MSP दिया जाता है। ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है। और इसमें बेसिकली MSP क्या होता है? वो मिनिमम प्राइस होता है जिसमें गवर्नमेंट जो होती है इट इज सपोज टू प्रोक्योर और बाय द क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। अगर मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाए तो MSP प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है, गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, ठीक है ना। मान लो सपोज करो गवर्नमेंट ने MSP सेट कर दिया 900 रुपये, ठीक है ना। सपोज करो गवर्नमेंट ने MSP सेट कर दिया किसी क्रॉप के लिए 900 रुपये। अब अगर मार्केट प्राइस 1000 रुपये है तो ऑब्वियस सी बात है फार्मर तो मार्केट में बेच देगा 1000 रुपये में। बट सपोज करो मार्केट प्राइस 700 रुपये हो जाए तो फार्मर जो है वो 900 रुपये पे गवर्नमेंट को बेच सकता है। तो बेसिकली ये MSP का बेनिफिट होता है कि मार्केट प्राइस कितना भी गिर जाए MSP पे वो प्रोक्योर कर लेता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को बेच करके फार्मर थोड़ा रेम्यूनरेशन कमा लेता है। कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो कि MSP के अंदर कवर्ड हैं? तो इसमें याद रखिएगा 7 सीरियल्स हैं। देयर आर 7 सीरियल्स विच आर इंक्लूडेड अंडर MSP। सीरियल्स कौन कौन से हैं? पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ले। 7 टाइप्स ऑफ सीरियल्स आर देयर। नेम्स आर पैडी, व्हीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ले। 5 पल्सेज आर देयर जिसमें आता है चना, अरहर या तुअर जिसको बोलते हैं, उड़द, मूंग एंड मसूर। चना, अरहर, उड़द और मूंग एंड मसूर की दाल, ये 5 टाइप की दालें हैं। 7 ऑयल सीड्स आर देयर। रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, सेफ्लार, नाइजर सीड। तो ये 7 तरीके के ऑयल सीड्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं। 5 पल्सेस हैं, 7 सीरियल्स हो गए और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। कॉटन, शुगर केन, कोपरा, रॉ जूट। कॉटन, शुगर केन, कोपरा एंड रॉ जूट। तो शुगर केन के केस में इसी MSP को FRP हम बोलते हैं, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइजेस बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो याद रखेगा। अब कौन डिसाइड करता है MSP? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, CACP यानी कि रिकमेंडेशन कौन करता है? CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, CACP जब रिकमेंडेशन देता है ना तो कुछ फैक्टर्स को वो देखता है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। उस कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, मार्केट प्राइस का ट्रेंड क्या रहा है, उसका इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी कितनी है, मतलब दूसरे क्रॉप से कंपैरिजन में कितना है, द टर्म फॉर ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, मतलब कि उसका फार्म इनपुट एंड फार्म आउटपुट का रेशियो कितना है, एंड ऑफ मिनिमम ऑफ 50% एज द मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कम से कम 50% का मार्जिन होना चाहिए प्रोडक्शन के ऊपर, है ना। लाइकली इंप्लीकेशन ऑफ MSP ऑन कंज्यूमर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट, मतलब कि MSP का इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे क्या पड़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कमोडिटी CACP पहले देखती है, उसके बाद ही डिसाइड करती है कि कितना आपका MSP रखना है, कितना नहीं रखना है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पे जो आपकी न्यूज़ है वो देखते हैं। यहाँ देखिए, वॉर लेड एनर्जी जोल्ट मे टिप वर्ल्ड इनटू रिसेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया आज पहले टॉपिक में ही कि ये जो एनर्जी डिमांड है जब ये पूरी नहीं होगी तो लोग अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगे, हॉल्ट कर देंगे। कई जगहों पर इतना महंगा है कि लोग प्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जब प्रोडक्शन नहीं होगा और थोड़ा स्लो डाउन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। तो वही तो न्यूज़ में लिखा है कि एनर्जी का जो वॉर लेड एनर्जी जॉल्ट जो है इस कारण से वर्ल्ड जो है वो रिसेशन की तरफ जा सकता है। रिसेशन मैंने आपको बताया स्लो डाउन या फिर मैसिव कॉन्ट्रैक्शन इन
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब कि या तो स्लो डाउन हो या उसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अच्छा, स्लो डाउन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। स्लो डाउन क्यों होता है, इसका कंसेप्ट पूरा मैंने आपको समझा दिया कि एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो जो मशीनें कैसे चलेंगी, या फिर एनर्जी इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग अपनी मशीनरी को चलाएंगे नहीं। सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन का मैंने आपको बताया था कि मेटल और ये सब इतना महंगा हो गया कि जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो कंस्ट्रक्शन ही नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोक देंगे, है ना भाई, क्योंकि वो वेट करेंगे ना कि भाई थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए तो तब हम खरीदें इन सब चीज़ों को, जो प्राइसेस कम हो, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सब के कारण आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ा घटी हुई मिलेंगी, और यही रीज़न है कि ये इसको क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूरी इकोनॉमी में एक तरीके से फैलता है, और फिर मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी को लूज किया जाएगा। लूज मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो डोविश मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट घटाया जाएगा, ताकि लोग क्या कर, अब जिनके पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए क्या करेंगे, लोन लेंगे बैंक से। अब मान लो बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो लोन भी नहीं ले पाएंगे, इसीलिए ऐसे टाइम में फिर गवर्नमेंट या आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को घटा देती है। दे रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और अपनी एक्टिविटीज़ को करते रहें, ताकि ग्रोथ जो है या डिमांड जो है या सप्लाई, मतलब डिमांड या प्रोडक्शन जो है वो घटने ना पाए, इसलिए लोन सस्ते हो जाते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसी का एक दूसरा और विकृत रूप है और ज़्यादा विकराल रूप है, जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब कि अगर सीवियर रिसेशन हो जाए, रिसेशन जो हो वो जब और ज़्यादा सीवियर हो जाता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो डिप्रेशन इज बेसिकली अ सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड डाउन टर्न इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो प्रोलॉन्ग्ड डाउन टर्न है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब कि जब रिसेशन आपका और ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए और ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, दिस इज व्हाट डिप्रेशन इज। अगला टॉपिक है ओआईसी, मतलब चाइना और ओआईसी जो है वो यूक्रेनियन क्राइसिस को मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ऐसे में कि ओआईसी के बारे में आप जानते रहे, ताकि अगर यूपीएससी आपसे पूछे कुछ भी स्टेटमेंट आपको पता रहे, है ना। ओआईसी वैसे भी 2-3 साल से न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है। ओआईसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। याद रखिएगा, ओआईसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि बनाया गया था 1969 में। याद रखिएगा, 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 57 मेंबर स्टेट्स है इसके अंतर्गत। कितने मेंबर है, 57 मेंबर स्टेट्स हैं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूएन, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स दैट इट इज कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है, कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। एंड ये कहती भी है कि इट इज वर्किंग टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। तो इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करते हुए जो safeguard and protect the interest of the Muslim world, ठीक है ना। OIC जो है, इट हैज़ परमानेंट डेलीगेशन टू द यूनाइटेड नेशंस एंड द यूरोपियन यूनियन, एंड इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जद्दा, सऊदी अरेबिया में, है ना। OIC भी एक तरीके से टूथलेस टाइगर ही है ना। जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम करती है, सिर्फ कंट्रोवर्सी और ये सब क्रिएट करने का काम करती है ये। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूएन। इसकी मेंबरशिप 57 स्टेट्स की है। इसमें से 47 तो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, है ना। एंड कुछ कंट्रीज़ ऑब्जर्वर कंट्रीज जैसे बोस्निया हर्जेगोविना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, थाईलैंड, रशिया, टर्किश सिप्रियट स्टेट्स, ये सब जो है ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ठीक है ना। कुछ फैक्ट्स जो थे मैंने आपको बता दिए, ये मीडिएट करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया क्राइसिस को कम करने के लिए, ठीक है ना। बीजिंग डिफेंड्स इट्स मिलिटराइजेशन ऑफ आइलैंड्स। अब देखो क्या हुआ, अभी रिसेंटली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं चाइना के ऊपर कि दैट दे आर मिलिटराइजिंग द आइलैंड्स। क्या होता है, देखो चाइना ने, जब चाइना के बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल, तो चाइना ने बहुत सारे, एक तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रखे हैं, साउथ चाइना सी रीजन में, ठीक है ना। क्यों कर रखे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये साउथ चाइना सी उनके बिलोंग करता है, और चाइना कभी भी एक मैरीटाइम पावर नहीं रहा है। देखो ये याद रखना, चाइना कभी भी
मैरीटाइम पावर नहीं रहा है। चाइना हमेशा से एक लैंड पावर रहा है, ठीक है ना, और इसका उसको हर्जाना भी भुगतना पड़ता है, इसलिए उसको पता है कि मैरीटाइम अगर स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो फ्यूचर उनका नहीं है, इसीलिए अब वो मैरीटाइम को बहुत स्ट्रांग करना चाहते हैं। ये 9 डैश लाइन और जिसको आप 10 डैश लाइन बोल सकते हैं आप लोग, है ना, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसको हम बोलते हैं, और चाइना का जो ये इस तरीके से स्प्रैटले, पैरासल आइलैंड और स्कारबोरो शोल, इन सब जगहों पे जो अपना क्लेम वो कर रहे हैं, दैट इज इन ऑर्डर टू डेवलप द मैरीटाइम सुप्रीमेसी, तो अपनी मैरीटाइम सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए अब इसी रीजन में उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी क्रिएट करे और आर्टिफिशियल आइलैंड्स का मिलिटराइजेशन भी शुरू कर दिया। नाउ दे हैव स्टार्टेड द मिलिटराइजेशन ऑफ दैट। तो 3 ऐसे आइलैंड्स, रीफ आइलैंड्स दिखे हैं जिनमें उन्होंने मिलिटराइजेशन किया है। उनके नाम है आइलैंड ऑफ द मिस्चिफ रीफ, उसका नाम ही मिस्चीफ रीफ रखा है। एक सूबी रीफ है और एक फियरी क्रॉस है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, मिस्चीफ रीफ, सूबी रीफ एंड फियरी क्रॉस। ये तीनों आई थिंक स्प्रैटले वाले रीजन में है, स्प्रैटले वाले रीजन में है। एंड यहाँ पे एंटी शिप, एंटी एयर मिसाइल सिस्टम, लेज़र जैमिंग इक्विपमेंट, फाइटर जेट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने अपना करके रखा है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छा, साउथ चाइना सी पे दूसरी जो कंट्रीज हैं जो क्लेम करते हैं उनके नाम क्या क्या है? फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, ताइवान है। याद रखिए कि ये अलग अलग कंट्रीज हैं जो कि क्लेम करती हैं कि भैया वो हमारा है, वो हमारा है, वो हमारा है, थोड़ा सा पार्ट, लेकिन इन सबको पूरा का पूरा साउथ चाइना सी कौन क्लेम करता है? वो चाइना कहता है कि पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमारा है, ठीक है ना। तो फिलीपींस हो गई, वियतनाम हो गई, मलेशिया हो गई, ताइवान हो गई एंड ब्रुनेई हो गई, ये बाकी की कंट्रीज हैं जो कि क्लेम करती हैं। लेट मी शो यू द मैप एज वेल, मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ इस रीजन का। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज डिस्प्यूट कर रही हैं, जैसे कि ये फिलीपींस वाला रीजन, जैसे आप देखो ना, यू सी द फिलीपींस वाला रीजन, इसी का एक पार्ट है पलावान आइलैंड भी इसी का पार्ट है, तो इसको पूछ भी सकता है ना। तो देखो, तो ये क्लेम करते हैं कि भैया कि ये पूरा रीजन हमारा है, दे आर क्लेमिंग दैट यहाँ तक का पूरा रीजन हमारा है। इसी में देखो ब्रुनेई का आ जाता है, तो ब्रुनेई वाला बोलता है कि भाई ये रीजन हमारा है ना, ब्रुनेई वाला क्या बोलता है? ये पूरा रीजन हमारा है ना। यहाँ पे देखो वियतनाम आ गया, तो वियतनाम कहता है कि भाई देखो ये पूरा रीजन हमारा है, वियतनाम बोलता है कि ये रीजन हमारा है। अब वियतनाम जैसे ही ये रीजन क्लेम करेगा, आप कॉमन सेंस लगाओ, इसके अंदर स्प्रैटले भी आ गया, पैरासल भी आ गया, है ना, और इसी स्प्रैटले पे फिर इधर मलेशिया भी क्लेम करेगा और ब्रुनेई भी क्लेम करेगा, है ना। स्प्रैटले पे ही फिर मलेशिया भी क्लेम कर रहा है और ब्रुनेई भी क्लेम कर रहा है कि सबके हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है। कोई कहता है हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है ना, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, ताइवान है, जैसे स्प्रैटले आइलैंड को ताइवान क्लेम करता है, ताइवान क्या बोलता है? ताइवान भी क्लेम करता है कि स्प्रैटले हमारा है, और फिलीपींस भी यहाँ पे क्लेम कर रहा है, वियतनाम भी पैरासल को क्लेम कर रहा है, वियतनाम बोल रहा है कि भाई हम भी, हमारा भी है, पैरासल भी हमारा है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज जो है वहाँ पे आपको डिस्प्यूट दिख सकता है ना, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आइलैंड्स भी देख लो कहाँ कहाँ, ये पैरासल आइलैंड है, ये स्कारबोरो शोल आइलैंड है, और ये आपका स्प्रैटले आइलैंड है। यहीं पे आपका मिस्चीफ रीफ वाला रीजन है ना, तो यहीं पे आपका, यहाँ पे आपका मिस्चीफ रीफ वाला रीजन है। तो पैरासल हो गया, स्कारबोरो शोल हो गया, इसका नॉर्थ टू साउथ का ऑर्डर देख लेना, इस तरीके से कुछ ऑर्डर देख लेना, अगर ऊपर नीचे कुछ हो, जैसे पैरासल ऊपर है थोड़ा, स्कारबोरो शोल थोड़ा नीचे है, स्प्रैटले और नीचे है। एंड पलवन देख लेना, पलवन कहाँ पर है, ये सब ताइवान ऊपर दिख ही रहा होगा आपको। चाइना ने पूरा, ये पूरा देखो, ये पूरा रेड जो है पूरा चाइना ने, तो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही चाइना ने क्लेम कर लिया ना, पैरासल, स्कारबोरो शोल, स्प्रैटले सब कुछ क्लेम कर लिया। मतलब वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, इन सब का कोई रीजन ही नहीं है, पूरा का पूरा साउथ चाइना सी चाइना का है, चाइना ने ऐसा कह दिया। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना ज़रूरी था। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड, यहाँ पे ऐसे कोई खास न्यूज़ नहीं है ना। जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये ज़रूर कहा है कि मोस्ट ऑफ द गंगा इज़ क्लीन नाउ, है ना। जल शक्ति मिनिस्ट्री का कहना है कि मोस्ट ऑफ द गंगा इज़ क्लीन। अब देखो क्या होता है, जब भी हम क्लीन वाटर की बात करते हैं, क्लीन वाटर की बात करते हैं, तो हम उसमें क्या बोलते हैं, हम उसमें 2-3 फैक्टर्स देखते हैं। 2-3 फैक्टर्स कौन कौन से? एक होता है डीओ। डीओ क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डीओ क्या कहलाता है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो इसको लिख लेना अपने कॉपी में, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। दूसरा होता है बीओडी, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और तीसरा होता है सीओडी, यानी जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और आपका सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। तो सबसे पहले डीओ की अगर हम बात करें, लेट मी टेल यू अबाउट द डीओ। डीओ की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। डीओ यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बेसिकली इज द
मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल इन द रिवर सिस्टम, मतलब कि फ्री ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है इन द रिवर सिस्टम, वो आपका क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगर वाटर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा रहेगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम रहेगी। याद रखिएगा, अगर आपका वेस्ट ज़्यादा है यानी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है तो आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है कम रहेगा। अगर डीओ लेवल ज़्यादा यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल अगर ज़्यादा है तो दैट इज द थिंग बेसिकली, वो अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका जो पानी है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है तो फिर आपका इसका मतलब है कि पानी का क्वालिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। देखो लिखा भी है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज अ इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। अगर उसका लेवल आप देखेंगे तो वो बता सकते हैं कि पानी बेसिकली कैसा है, यूज़ करने लायक है कि नहीं है, ठीक है ना। अगला जो होता है बेसिकली वो होता है बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं इसको। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय द बैक्टीरिया इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट। मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो पड़ा है, मतलब पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो आपका बताता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, ठीक है ना। अब कॉमन सेंस लगाओ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है मतलब कि कितना ऑक्सीजन चाहिए फॉर डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेस्ट ज़्यादा रहेगा तो बीओडी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। कॉमन सेंस है ना, अगर वेस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी ना डिकम्पोज करने के लिए। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वेस्ट। अगर वेस्ट ज़्यादा है तो फिर आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि बीओडी आपका ज़्यादा होगा अगर आपका ज़्यादा उसमें वेस्ट है और ज़्यादा ऑर्गेनिक उसमें अगर आप वेस्ट है तो उसका बेसिकली यूज़ किया जाएगा डिकम्पोज करने के लिए, ऑक्सीजन का ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी। इसके अलावा तीसरा जो फैक्टर होता है वो सीओडी कहलाता है, दैट इज सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन। ये पीपीएम में निकाला जाता है, ठीक है ना। ये पीपीएम में जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये पीपीएम में निकाला जाता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पीपीएम रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक यानी कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है या ऑक्सीडाइजेबल जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर में, उनको बेसिकली कहना चाहिए ऑक्सीडाइज करने के लिए। ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइजेबल वेस्ट हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए वो आपका सीओडी बताता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा ये। एंड ये सारा कुछ देखता है बेसिकली सीपीसीबी भी इसको मॉनिटर करता रहता है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर आपको याद हो कि 1974 के अंतर्गत ये बना था, एक्ट आया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत ये बनाया गया था। सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। तो ये आपको तीनों कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, डीओ का, बीओडी का और सीओडी का, है ना। कौन ज़्यादा है कौन कम है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये आपको बता दिया मैंने। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट न्यूज़ में था तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपका हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। एंड ये बेसिकली देखो आईसीजे से अलग होता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उससे अलग कैसे, बेसिकली आईसीसी जो है वो प्रोसिक्यूशन और जीनोसाइड वॉर क्राइम्स को देखता है, इंडिविजुअल्स के क्राइम्स को देखता है। मतलब किसी इंडिविजुअल ने जीनोसाइड किया, फॉर एग्जांपल हिटलर ने जीनोसाइड किया, है ना, तो उसको बेसिकली इसके अंदर ट्रायल किया जाएगा। अगर मान लो कोई एक स्टेट किसी दूसरे स्टेट की, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो रशिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट कुछ किया है, तो स्टेट ने स्टेट के अगेंस्ट किया है, तो फिर वो पूरा अगेंस्ट रशिया को जब ट्रायल में लाएंगे तो आईसीजे में जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ व्लादिमीर पुतिन को लाना है, टारगेट करना है, तो फिर वो आईसीसी में जाएंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये बना था रोम स्टैट्यूट के थ्रू, ये आया था 2002 में, फोर्स में आया था 2002 में। तो रोम स्टैट्यूट जो है वो 2002 में फोर्स में आया था, उसी के अंतर्गत ये रोम स्टैट्यूट के अंतर्गत ही ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है ना। फंडिंग इसकी कैसे आती है, बेसिकली जो स्टेट पार्टीज हैं वो फंडिंग देता है। आईसीजे में भी डिफरेंट है, आईसीजे में जैसे फंडिंग है वो उसके यूएन के थ्रू आती है, यहाँ पे ये इसके मेंबर्स के थ्रू आती है। ठीक है, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, ये आपको पता होना चाहिए। सो ऑल दिस फैक्ट्स आर देयर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ ये इतने कुछ बेसिक फैक्ट्स तो आपको पता होने चाहिए। रोम स्टैट्यूट के बारे में एटलीस्ट आपको पता हो, कि ये उसके नो प्रोविजन टू होल्ड री एग्जामिनेशन यूपीएससी। अब यूपीएससी ने कहा है कि भैया कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसके थ्रू वो एग्जामिनेशन दोबारा ले ले। ये उनके लिए जो लोग कोविड से मेंस नहीं दे पाए थे, बिकॉज ऑफ द कोविड दे वर नॉट एबल टू गिव द मेंस एग्जामिनेशन। लेकिन यूपीएससी ने कहा कि कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाया गया था कोविड के टाइम पर, और ये एक पॉलिसी मैटर है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि हमने ये ज़रूर कहा था कि देर इज़ नो प्रोविजन फॉर हैविंग अ री एग्जामिनेशन फॉर दोज हु आर नॉट एबल टू गिव द एग्जामिनेशन। जो नहीं दे पाए उनके लिए कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना। अगली है रिसाइकलिंग हीट ऑफ द डेटा सेंटर। अब रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक फोल्टम नाम का एक फिनिश एनर्जी कंपनी है ना, फिनलैंड की फिनिश एनर्जी कंपनी है फोल्टम। तो फोल्टम के साथ मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट ने एक वो किया है कि भैया एक डेटा सेंटर बनाएंगे, डेटा सेंटर वो बना रहे हैं। ठीक है ना, दे आर सेटिंग अप अ डेटा सेंटर। ठीक है ना। अब वो डेटा सेंटर की जो हीट है, वेस्ट हीट है, बेसिकली वेस्ट हीट फ्रॉम द डेटा सेंटर, उसको रिसाइकल करके रीयूज करने की बात की जा रही है। ठीक है ना, डेटा सेंटर की वेस्ट हीट जो है उसको रिसाइकल करके रीयूज करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या आपसे यूपीएससी कैसे देगा, यूपीएससी आपको एक तो स्टेटमेंट दे देगा कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली फोल्टम के साथ ऐसा किया कि डेटा सेंटर्स की वेस्ट हीट को रीयूज करेंगे। ठीक है ना, तो आपको लगे हाँ सही है। दूसरा स्टेटमेंट देगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करने वाली पहली कंपनी है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी फेसबुक ऐसा काम कर रहा है, फेसबुक ऐसा काम ओडेंस डेनमार्क में कर रहा है। ठीक है ना, एप्पल इज ऑलरेडी बिल्डिंग अ डेटा सेंटर इन डेनमार्क, जो कि यही सेम प्लान कर रही है कि वेस्ट हीट का यूज किया जाए टू हीट अप द नियर बाय ऑफिस बिल्डिंग्स एंड ऑल। आईबीएम का डेटा सेंटर स्विट्जरलैंड में ऑलरेडी एक कम्युनिटी पूल को हीट कर रहा है। कनाडा में, अब देखो ये सब बहुत ठंडी जगहों पे हो रहा है ना, वहां पे बेसिकली ठंडी जगहों पे ही उसके हीट का यूज किया जा रहा है और ये सब किया जा रहा है ना, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इससे ऑब्वियस बात है कार्बन एमिशंस भी थोड़ा कम होंगे, रिड्यूस होंगे कार्बन एमिशन, क्योंकि आप उसको रीयूज करके रिसाइकल करके रीयूज कर दे रहे हो ना, तो इसलिए वो भी थोड़ा कम होगा। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला टॉपिक है हाइपरसोनिक वेसल्स। ऑब्वियस सी बात है, हाइपरसोनिक वेसल्स अभी रिसेंटली किंजल के कारण न्यूज़ में था। रशिया ने किंजल नाम का एक जो हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ की है इन द यूक्रेन वॉर, उस कारण से न्यूज़ में है। हाइपरसोनिक, मैंने आपको कई बार ये बताया है कि 1 मैक जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड होती है। 1 मैक इज द स्पीड ऑफ साउंड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है ना, याद रखिएगा 1 मैक। अब इसी के आधार पे अलग अलग मिसाइल्स क्या जो ये फाइटर जेट्स हैं, इन सब की जो स्पीड होती है वो देखी जाती है। जैसे मान लो 1 मैक से कम स्पीड है, लेस देन 1 मैक है, तो उसको बोलते हैं सब सोनिक। उसको क्या बोलते हैं? सब सोनिक। अगर 1 मैक के बराबर है, 1 मैक के बराबर, तो उसको बोलते हैं ट्रांससोनिक बोलते हैं। अगर 1 मैक से लेकर के 5 मैक तक है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं? सुपर। और अगर 5 मैक से ज़्यादा है, इफ द स्पीड इज मोर देन 5 मैक, तो बोलते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक तब कहलाता है। ठीक है ना, तो ये मैक के बेसिस पे जो डिफ्रेंशिएशन है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या इंडिया इसके लिए है इंपॉर्टेंट मैक में? तो याद रखिए कि वैसे अगर मैक हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें तो यूएसए, रशिया एंड चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हाइपरसोनिक प्रोग्राम्स चलाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दे आर ऑल्सो डेवलपिंग हाइपरसोनिक वेपन्स टेक्नोलॉजी। हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी ये भी डेवलप कर रहे हैं। इंडिया के पास 12 हाइपरसोनिक विंड टनल्स हैं और 13 मैक तक की स्पीड वो टेस्ट कर सकते हैं। इंडिया 13 मैक तक की स्पीड टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा इंडिया भी डुअल कैपेबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम, ये सब हम सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर चुके हैं। ठीक है ना, इसके अलावा स्क्रैमजेट इंजन का नाम है, तो स्क्रैमजेट इंजन याद रखिएगा, इसमें एयर जाती है इंजन के अंदर सुपरसोनिक स्पीड से एंड हाइपरसोनिक स्पीड से बाहर आती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड ब्रह्मोस का भी एक हाइपरसोनिक वर्जन जो है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक का एक हाइपरसोनिक वर्जन भी है जो कि डेवलपमेंट में चल रहा है। तो इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है इस हाइपरसोनिक एंड सुपरसोनिक वाले स्पीड में, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। NLMC मैंने आपको बताया
बताया था, यूनियन कैबिनेट ने 9 मार्च को अप्रूव किया था क्रिएशन ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो 9 मार्च को यूनियन कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया, क्रिएशन ऑफ नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो हमने नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की शुरुआत कर दी। इट्स अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। अब ये क्या काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है काम क्या करेगा ये, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट ने एक नया प्लान स्टार्ट किया है, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट के सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो है इंटरप्राइजेज हैं, उनके जो अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड हो गया या कोई रेलवे ट्रैक हो गया या कोई पोर्ट हो गया या कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट का जो हो या सेंट्रल पब्लिक सर्विस जो इंटरप्राइजेज हैं उनका हो, तो ऐसे अनयूज्ड अनयूटिलाइज्ड अंडर यूटिलाइज्ड लैंड्स हैं, जो एरियाज हैं, उनको लैंड कर देंगे दूसरे प्राइवेट कॉरपोरेशंस को, उनको रेंट पे देंगे, लीज पे देंगे, जो भी करना है। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या है उस पर कुछ रिसोर्सेज जनरेट करेगी। तो इसके 3 रीजंस हैं कि क्यों ऐसा गवर्नमेंट कर रही है। सबसे पहली बात ऑब्वियस बात है, पैंडेमिक और इन सब के कारण रेवेन्यूज बहुत शॉर्टफॉल कर गया, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऑब्वियस बात है, फर्स्ट रीजन तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। दूसरा है कि जो अनयूज्ड या अंडर यूज्ड एसेट्स हैं उनका जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने के लिए। एंड तीसरा जो है बेसिकली टू जनरेट रिसोर्सेज और कैपिटल फॉर फ्यूचर एसेट क्रिएशन, तो फ्यूचर एसेट क्रिएशन के लिए रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए। तो ये 3 बेसिक रीजंस है कि क्यों नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये सॉरी नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन को बनाया गया है। और ये क्या काम करेगी, बेसिकली लैंड जो है उसको पूल करेगी और उसको देगी किसी भी प्राइवेट बॉडी को, रेंट पे देगी, और उसको राइट टू रेवेन्यू उसका फिर उस प्राइवेट बॉडी को चला जाएगा, लेकिन हाँ उसका जो उसको देने के लिए जो रेंट है वो गवर्नमेंट ले लेगी। नीडेड एंड इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस, तो यहाँ पे बात चल रही है इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस की। अब अभी रिसेंटली डॉक्टर पीपी के रामाचार्युलू जो है उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, अपर हाउस यानी कि जो राज्यसभा है उसका सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था, किसको, पीपी के रामाचार्युलू। एंड इनको जब बनाया गया तो इट वाज अ डेविएशन फ्रॉम द पास्ट एक्सरसाइज। डेविएशन फ्रॉम अ पास्ट एक्सरसाइज मतलब कि क्या है, ये एक्चुअली वहीं के कैडर के ही व्यक्ति हैं। पीपी के रामाचार्युलू जो है वो वहीं पे उन्होंने काम किया है। he was the first ever राज्यसभा सेक्रेटेरिएट स्टाफ who rose to the सेक्रेटरी जनरल पोस्ट, मतलब कि वो सेक्रेटेरिएट स्टाफ के ही मेंबर थे जो कि सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट तक गए। अदरवाइज जो प्रोसेस थी वो क्या होती थी, किसी भी सिविल सर्वेंट को सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। यहाँ पे ऑथर बात कर रहा है इसी चीज़ की कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको सेक्रेटरी जनरल बनाने के बहुत सारे नुकसान हैं, फायदे नहीं है। पहली चीज़ क्या है, देखो नुकसान कैसे कैसे, मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहली बात, जो बॉडी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। ऑब्वियस बात है, जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ है उनको पता है अगर ये है कि वो कभी ऊपर तक राइज नहीं कर पाएंगे, तो एक तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियस बात है उनके पास कोई मोटिव नहीं है आगे बढ़ने का, तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। वो काम अच्छे से नहीं करेंगे तो पूरी बॉडी जो है वो एक तरीके से वीक हो जाएगी। अब आपको पता नहीं चाहिए कि सेक्रेटरी जनरल होता है किसी भी हाउस का, वो 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है उस हाउस की। स्पीकर फर्स्ट होता है, डेप्यूटी स्पीकर सेकंड होता है, तीसरे नंबर पे आपका सेक्रेटरी जनरल ही आता है हाउस का। तो वो बहुत स्ट्रांग बॉडी होनी चाहिए। ऐसे में सिर्फ सिविल सर्वेंट्स जिनको काम के बारे में भी नहीं पता, आप उनको ले आके बना दे रहे हो लेजिस्लेटिव असेंबली का, आपको राज्यसभा का आप सेक्रेटरी जनरल बना दे रहे हो, तो ये एक बहुत ही वीक प्रोसेस थी। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। पहला रीजन मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मोटिव जो है, जो लोअर स्टाफ है उसके पास कोई मोटिव नहीं रहेगा कि वो आगे बढ़ पाए, तो इसलिए वो अच्छे से काम नहीं करे, एफिशिएंसी घटेगी। तीसरा मैंने आपको बताया कि सिविल सर्वेंट जो है दे डू नॉट हैव रिक्विजिट नॉलेज, जो प्री रिक्विजिट नॉलेज होना चाहिए वो उनको नहीं रहता, वो तो बाहर बाहर कहीं कहीं काम करके आते हैं। तो ऐसे में उनको बना देना अचानक से, दैट इज नॉट समथिंग वर्थ इट, है ना। वो अपनी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए भी, पार्लियामेंट की पावर के लिए भी कमजोर है। इसके अलावा आर्टिकल 98 जो बोलता है वो क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड्स फॉर द स्कोप ऑफ सेपरेट सेक्रेटेरिएट फॉर द 2 हाउसेज। द प्रिंसिपल हैज लेड इन दिस आर्टिकल इज दैट सेक्रेटेरिएट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट। सेक्रेटेरिएट को इंडिपेंडेंट रखना है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से, और वही चीज़ नहीं हो रही है ना। अगर इस तरीके से आप सिविल सर्वेंट्स को लाएंगे तो दे विल बी अंडर फियर और फेवर ऑफ सम ऑफ द बॉसेज, है ना। एंड इस कारण से क्या आना चाहिए, आर्टिकल 98 जिसमें इंडिपेंडेंस होना चाहिए वो भी नहीं मेंटेन हो पाता है ना। इसके अलावा मैंने आपको
बताया सेक्रेटरी जनरल तीसरी सबसे स्ट्रांग पोस्ट है आफ्टर द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड ऑल, लेकिन फिर अगर उसको इस तरह से हम सिविल सर्वेंट जिनको इतना पूरा नॉलेज नहीं है उनको बना के रख देंगे तो दैट बेसिकली दे विल लैक इन द एक्सपर्टीज एंड ऑल, है ना, एक्सपर्टीज में वो लैक कर जाएंगे। देखो लिखा है मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स लैक प्रिसाइजली इन द एक्सपर्टीज एंड ऑल, है ना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सेपरेशन ऑफ पावर भी यहाँ मेंटेन नहीं हो पाती है। एंड इसी कारण से यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट क्या किया है कि आप क्या करो, एक ऑल इंडिया सर्विस बना दो, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस बना दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इंडिया में बहुत सारी जगहें हैं जैसे कि पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, जिला पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है ना, स्टेट लेजिस्लेचर है, यूनियन पार्लियामेंट है, नेशनल लेवल पे, अलग अलग लेवल पे इस तरीके से लेजिस्लेटिव स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ के जो सपोर्ट स्टाफ है, जो इस तरीके के लोग हैं जिनकी ज़रूरत है, तो ऐसे उनके लिए आप एक ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस बना सकते हो। कॉमन ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस कैडर बना दो तो वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे और उनके पास एक प्रॉपर चैनल रहेगा कि किस तरीके से वो अपनी रैंक्स में राइज करेंगे, तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। उनको भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ किस तरीके से हमको बढ़ना है, काम अच्छे से हो पाएगा और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम होगा। इंडिपेंडेंस जो है वो मेक श्योर हो पाएगी क्योंकि वो एग्जामिनेशन के थ्रू आए रहेंगे, जैसे IAS IPS आते हैं ना, उसी तरीके से वो अगर वो आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे ना, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड राज्यसभा एक नॉर्मल आर्टिकल 312 के अंतर्गत उनके पास पावर रहती है कि दे कैन पास रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना, तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा के पास पावर है टू पास रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल होती है, तो ये आपको याद रखना है एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ब्लो टू इक्विटेबल एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन, अब ये जो आर्टिकल है ये कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर लिखा गया है, जो अभी रिसेंटली किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन और क्वाड जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ सजेस्ट किया है ना। क्या था, देखो आपको याद होगा इंडिया और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी उन्होंने कहा था कि वेवर दे दो, मतलब कि जो कोविड रिलेटेड जो वैक्सीन्स है, कोविड रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है, जो मेडिसिन है, उन सब के ऊपर एक वेवर देना चाहिए ताकि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी प्रोड्यूस कर पाएँ। पेटेंट वेवर देना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेवर देना चाहिए ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी डेवलप कर पाएँ वैक्सीन्स को, वो भी यूज़ कर पाएँ इक्विपमेंट्स को, वो भी यूज़ कर पाएँ इस तरीके की जो कहना चाहिए आपके जो बेसिकली मेडिसिन एंड ऑल है। तो ऐसे में वेवर की बात की गई थी, लेकिन वेवर तो दे नहीं पाए WTO इस पे, मतलब बाकी जो कंट्रीज़ हैं इस पे हामी नहीं भर पाई है ना, कुछ कंट्रीज में नहीं मानी। 164 मेंबर्स थे WTO के, लेकिन वो कॉमन ग्राउंड नहीं बना पाए वेवर में, है ना। और ऐसे में EU ने एक कॉम्प्रोमाइज़ सजेस्ट किया है, उन्होंने कहा कि भैया आप क्या करो, कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दो। कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या होता है कि एक कंट्री में क्या होता है, कंपलसरी लाइसेंसिंग दे दी जाती है। अगर कोई लाइफ सेविंग ड्रग है और उसके प्रोडक्शन से किसी की जान बच सकती है तो उसके लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग जेनरिक बनाने के लिए दी जा सकती है। तो ऐसे में लेकिन इन्होंने क्या किया है, कॉम्प्रोमाइज़ में क्या किया, कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए भी इन्होंने कंडीशंस रख दी हैं कि ऐसी कंट्रीज़ जिन्होंने अभी तक 0% एक्सपोर्ट किया हो, या ये कुछ अलग अलग मतलब इसमें इन्होंने रख दिया है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ हु आर। तो ऐसे में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ एक्सक्लूड हो जाएंगी, जैसे कि मान लो बांग्लादेश जैसी कंट्री, वो वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ही है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपने बना के एक्सपोर्ट कर लिया तो आप उससे बाहर हो जाओगे, है ना। जैसे ही आप उससे बाहर हो जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, आप उस कैटेगरी से ही बाहर हो जाओगे। देखो लिखा है कंपल्सरी लाइसेंसिंग सिस्टम दैट क्वाड हैज़ प्रपोज कंटेन्स कंसिडरेबल डिटेल्स देखो इसमें लिखा है eligible member defined as a developing country member of the WTO that had exported less than 10% of the world exports of the COVID vaccine doses in 2021, जो कि 2021 में 10% से कम अगर उन्होंने एक्सपोर्ट किया तभी वो एलिजिबल है ना। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ कंडीशंस लाई हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इससे छूट जाएंगी, है ना। और दूसरी चीज़ जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग है केवल वैक्सीन्स में दी गई है, जबकि जो अफ्रीकन नेशंस और जो इंडियन ये सब ने डिमांड की थी वो ये क्या की थी, वो कही थी कि भाई आप मेडिसिन में भी दो, आप इक्विपमेंट्स में भी दो, आप डिवाइसेस में भी दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाई हैं, इसी कारण से जो इक्विटेबल एक्सेस है वो नहीं मिल पा रहा है कंट्रीज़ को। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी 10% से कम वैक्सीनेशन हुआ है ना। तो और चाइना में केसेस ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऑल दीज आर रेड साइंस एंड ये सब रेड साइंस ही हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनको देखना कि क्या इस पर किया जा सकता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।